गजनवी ने सोमनाथ से लगभग 20 मिलियन दिनार की संपत्ति लूटी, जो सदियों के समुद्री व्यापार का जमा सरप्लस था। इस कैपिटल, इस पूंजी के नष्ट होने से गुजरात के व्यापारियों की इन्वेस्टमेंट क्षमता टूट गई। ये एक ऐसा सिस्टम नहीं था जो एक जगह से कंट्रोल होता, ये कई हाथों में बंटा हुआ था, लेकिन फिर भी मजबूती से चलने वाला डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था। इसका केंद्र राज्य नहीं थे, बल्कि मंदिर थे। जो काम महमूद गजनी ने प्रतीकात्मक रूप से शुरू किया था, उसे यूरोप ने संरचनात्मक रूप से पूरा किया, भारत को उसके ही समुद्र से काट दिया। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, दोज हु कंट्रोल द रिमलैंड कंट्रोल द हार्टलैंड, यानी जो समुद्र को संभालता है वही जमीन को बचाता है। आजकल की जियोपॉलिटिक्स इसे 20वीं सदी का सिद्धांत मानती है, लेकिन भारत के लिए ये कोई नया विचार नहीं था। भारत ये जानता था कि जो समुद्र को समझता है वही जमीन को सुरक्षित रख सकता है, और इसी ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक था एक मंदिर, जो सिर्फ पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि हिंद महासागर से जुड़ी एक पूरी सभ्यता का प्रवेश द्वार था। उस मंदिर का नाम था सोमनाथ। सोमनाथ को समझने की सबसे बड़ी भूल यह है कि उसे हिस्ट्री की एक आइसोलेटेड घटना मान लिया जाता है, जैसे गजनी आया, मंदिर टूटा और कहानी खत्म हो गई। जबकि सच ये है कि सोमनाथ एक लंबी और सुनियोजित श्रृंखला का पहला बड़ा प्रहार था उस भारतीय समुद्री सभ्यता पर जो सदियों से हिंद महासागर को अपने नियमों पर चला रही थी। अगर हम सोमनाथ को कच्छ, भरूच, सूरत, कोंकण और आखिर में गोवा से जोड़कर नहीं देखते हैं, तो इतिहास का असली पैटर्न कभी हमारे सामने आएगा ही नहीं। 11वीं सदी से पहले भारत को केवल जमीन तक सीमित मानना उसके इतिहास को अधूरे पढ़ने जैसा है। भारत उस दौर में एक मैरीटाइम पावर विदाउट एम्पायर था, एक ऐसी समुद्री शक्ति जो उपनिवेश नहीं बनाती थी, लेकिन महासागरों में मौजूद थी। अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय व्यापारी, नाविक और तीर्थयात्री बिना किसी डर के आवाजाही करते थे। पहली सदी का यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी एरिथ्रियन सागर का समुद्री वृत्तांत साफ बताता है कि भारत का व्यापारिक नेटवर्क ओमान, यमन, बसरा और पूर्वी अफ्रीका तक फैला हुआ था। और ये सारी बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। भारत की समुद्री समझ कोई खोई हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, और इसी का एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल इन दिनों INSV कौंडिन्य नाम के एक खास जहाज की यात्रा पर हैं। संजीव सान्याल खुद इस जहाज पर सवार होकर रोजाना इस यात्रा की अपडेट भी शेयर कर रहे हैं। ये जहाज खास इसलिए है क्योंकि ये कोई आम नौसेना का जहाज नहीं है। ये जहाज बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है जैसे 1000 साल पहले भारतीय व्यापारी जहाज बनाए जाते थे। इसमें एक भी लोहे की कील नहीं है, पूरा जहाज नारियल की रस्सियों से सिला हुआ है, यानी वही तकनीक जिससे भारत मजबूती से कभी समुद्र में मौजूद था। इस INSV कौंडिन्य जहाज की यात्रा गुजरात से शुरू हुई है और ओमान तक लगभग 1400 किलोमीटर का समुद्री सफर तय कर रही है। इंडियन नेवी का ये विशेष अभियान दुनिया को यह दिखाने के लिए है कि भारत की मैरीटाइम हेरिटेज कोई हवाई बातें नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये एक टेस्टेड, प्रैक्टिकल और ग्लोबल सिस्टम रही है। ये एक ऐसा सिस्टम नहीं था जो एक जगह से कंट्रोल होता, ये कई हाथों में बंटा हुआ था, लेकिन फिर भी मजबूती से चलने वाला डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था। इसका केंद्र राज्य नहीं थे, बल्कि मंदिर थे। मध्यकालीन भारत में, विशेषकर 10वीं से 12वीं सदी के चोल और सोलंकी काल में, मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं हुआ करते थे। वे समय की अर्थव्यवस्था के सेंट्रल बैंक थे, वेंचर कैपिटलिस्ट थे और इंश्योरेंस मैकेनिज्म भी थे। राजा और व्यापारी अपनी आय का बड़ा हिस्सा मंदिरों को दान करते थे, लेकिन ये पैसा, ये कैपिटल तिजोरियों में बंद नहीं रहता था। मंदिर इस पूंजी, इस कैपिटल को व्यापारिक श्रेणियों यानी मर्चेंट यूनियन और गिल्ड्स को ब्याज पर उधार देते थे, ताकि वे सुमात्रा, जावा, जांजिबार और पूर्वी अफ्रीका तक की लंबी और जोखिम से भरी समुद्री यात्राएं कर सकें। समुद्र पार व्यापार बहुत रिस्की होता था। जहाज डूब सकते थे, माल लूट सकता था, मौसम बदल सकता था और नुकसान हो सकता था। एक अकेला व्यापारी ये झटका सहन नहीं कर सकता, लेकिन मंदिर का बड़ा खजाना इस जोखिम को एब्जॉर्ब कर सकता था। जब व्यापारी सफल होकर लौटते थे तो वे प्रॉफिट का एक हिस्सा मंदिर को अर्पित करते थे। ये सिर्फ भक्ति और श्रद्धा नहीं थी, ये भरोसे का बेंचमार्क था, जिसे आप एक तरह का क्रेडिट स्कोर कह सकते हैं। जिसने जितना बड़ा दान दिया, उसे अगली यात्रा के लिए उतना ही बड़ा लोन मिलता था, उतनी ही सामाजिक प्रतिष्ठा और नेटवर्क में उतनी ही मजबूत जगह मिलती थी। इसी कारण हिंदू समुद्री व्यापार व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि संस्थागत था, ऑर्गेनाइज था। दक्षिण और पश्चिम भारत में मणिग्रामम और एन्नुरुवर जैसी व्यापारिक श्रेणियां थी, जिन्हें 500 स्वामी भी कहा जाता था। ये केवल व्यापारिक संघ नहीं थे, इनके पास अपनी निजी सेनाएं थी, अपनी नौसेनाएं होती थी जो समुद्री डाकुओं से जहाजों की रक्षा करती थी। शिलालेखों में लिखा है कि ये मर्चेंट गिल्ड्स विदेशी द्वीपों और दूर देशों में व्यापार करती थी। वे राजाओं से संधियां कर सकती थी, अपने सिक्के जारी कर सकती थी और कई मामलों में राज्य के भीतर एक राज्य की तरह काम करती थी। और पश्चिमी भारत में इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र था सोमनाथ।
प्रभास पाटन का बंदरगाह हड़प्पा काल से एक्टिव था। रोमन साम्राज्य से लेकर पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक का व्यापार यहीं से ऑपरेट होता था। द्वारका से लेकर के सोमनाथ और खंभात तक फैला तटीय मार्ग केवल व्यापार का नहीं बल्कि तीर्थ, संस्कृति और सामाजिक जुड़ाव का मार्ग था। समुद्र से जहाज आते थे, उन पर सामान भी होता था और यात्री भी, और मंदिरों के आसपास बसते शहर मिलकर के एक ही सभ्यता की तरह सांस लेते थे। इस तरह से सोमनाथ केवल भगवान शिव का निवास नहीं था, वो समुद्री भारत का फाइनेंशियल, सांस्कृतिक और कानूनी केंद्र था। लेकिन इतिहास स्थिर नहीं रहता। 7वीं सदी के बाद हिंद महासागर में एक नया खिलाड़ी आया, अरब और फारसी व्यापारी। उन्होंने अंजुवन्नम नाम की अपनी अलग मर्चेंट गिल्ड बनाई, जिसमें यहूदी, ईसाई, पारसी और मुस्लिम व्यापारी शामिल थे। हिंदू नेटवर्क जहां मंदिर और गिल्ड्स पर आधारित था, वहीं इस्लामिक नेटवर्क मस्जिद, बाजार और उम्मा की मजबूत यूनिटी पर। बगदाद से गुजरात और इंडोनेशिया तक मुस्लिम व्यापारी को एक भरोसेमंद नेटवर्क मिलता था, जैसे क्रेडिट लेटर, और व्यापार आसान हो गया। धीरे धीरे 10वीं और 11वीं सदी के बीच इस्लामी नेटवर्क ने गहरे समुद्र के व्यापार में हिंदू गिल्ड्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसी रणनीतिक टकराव के बीच महमूद गजनवी का सोमनाथ अभियान होता है। यह कोई भावनात्मक या आकस्मिक हमला नहीं था, यह कोल्ड और कैलकुलेटेड रणनीति थी। गजनवी ने सोमनाथ से लगभग 20 मिलियन दिनार की संपत्ति लूटी, जो सदियों के समुद्री व्यापार का जमा सरप्लस था। इस पूंजी के नष्ट होने से गुजरात के व्यापारियों की इन्वेस्टमेंट क्षमता टूट गई। इसके साथ ही अरबी घोड़ों का व्यापार बाधित हुआ, जो उस समय युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन था। सोमनाथ और वेरावल इसके मुख्य द्वार थे। यहाँ एक बात बहुत साफ दिखती है, सोमनाथ टूटने के बाद वहाँ मस्जिद नहीं बनी। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ धर्म बदलना होता तो यही सबसे पहले काम किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि असली निशाना मंदिर नहीं, उसकी भूमिका थी। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह हमला केवल कन्वर्जन के लिए नहीं था, यह कोर्सन के लिए भी था। उस कानूनी और इकोनॉमिक यूनिट को समाप्त करने के लिए जिसके नाम पर पोर्ट, बंदरगाह और व्यापार चलता था। मध्यकालीन भारत में देवता को संपत्ति का स्वामी माना जाता था। शिवलिंग का खंडन उस लीगल एंटिटी को समाप्त करने जैसा था। इसलिए यह केवल धार्मिक अपमान नहीं था, यह एक हॉस्टाइल टेकओवर था। खिलाफत और इस्लामी सल्तनतों के लिए व्यापार पैसा कमाने की चीज नहीं बल्कि सत्ता बढ़ाने की रणनीति था। जब उन्होंने देखा कि हिंद महासागर का बड़ा हिस्सा एक ऐसे नेटवर्क के सहारे चल रहा है जिसे न तलवार से जीता जा सकता है और न उस पर सीधा कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, तो उन्होंने रास्ता बदल दिया, स्ट्रेटेजी बदल दी और सीधी लड़ाई की जगह उस नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने पर ध्यान दिया जो इसके केंद्र में था। इसी रणनीति का पहला बड़ा प्रतीकात्मक वार था महमूद ऑफ गजनी का सोमनाथ अभियान। सोमनाथ मंदिर के साथ एक और चीज टूटी जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है, वो था भारतीय समुद्री आत्मविश्वास। यानी भारत को धार्मिक क्षति के साथ साथ स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाना भी इसका मकसद था, और ये भारतीय समुद्री नेटवर्क को भीतर से खोखला करने के लिए किया गया। सोमनाथ उस समय समुद्री भारत का चेहरा था। इसी कारण से सोमनाथ पर यह हमला हिंदू टेम्पल ट्रेड नेटवर्क के प्रतीक पर हमले के लिए किया गया। उनका मकसद सभ्यतागत मनोबल को तोड़ना था। जैसे आज हम अयोध्या श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ में कल्चरल इकोनॉमी का नाम देते हैं। इस्लामिक आक्रमणों के बाद धीरे धीरे धर्मशास्त्रों में समुद्र पार करने को काला पानी कहकर के सामाजिक रूप से हतोत्साहित किया जाने लगा। ये भू राजनीतिक हार को सामाजिक नियम में बदलने जैसा था। राधा कुमुद मुखर्जी अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे प्राचीन भारत की जीवंत नेविगेशन परंपरा मध्यकाल में शिथिल हो गई थी। यहीं पर एक अहम तुलना भी सामने आती है। जब पश्चिम में गजनी सोमनाथ को लूट रहा था, उसी समय पूर्व में राजेंद्र चोल अपनी नौसेना के साथ सुमात्रा पर हमला कर रहे थे। चोलों ने आक्रामक नौसैनिक अभियानों के जरिए समुद्र में अपनी ताकत दिखाई, जबकि गुजरात और सोलंकी राजवंश वाले इलाके ने समंदर को कभी कम नहीं समझा। उन्होंने समंदर को अपनी ताकत बनाया। एक तरफ रक्षा के लिए, मतलब दुश्मन आए तो समुद्री रास्तों से मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत, और दूसरी तरफ व्यापार और बिजनेस की कमाई के लिए, प्रॉफिट के लिए। गजनी के हमले ने भारत की पश्चिमी भुजा को काट दिया, लेकिन भारत की पूर्वी भुजा कुछ और सदियों तक सक्रिय रही। यही कारण है कि भारत की समुद्री सभ्यता एक दिन में नहीं गिरी, उसे कई हिस्सों में तोड़ा गया। सोमनाथ सिर्फ पैसे या व्यापार का केंद्र नहीं था, वह एक दिशा ज्ञान और समुद्री समझ का केंद्र भी था। आज की भाषा में कहें तो वह एक जियोस्पेशल सेंटर था। जियोस्पेशल यानी ऐसा स्थान जो दिशा, दूरी और समुद्री रास्तों को समझने का रेफरेंस बनता हो। सोमनाथ मंदिर परिसर में खड़ा बाण स्तंभ इसका बड़ा सबूत है। यह स्तंभ दिखाता है कि प्राचीन भारतीय नाविकों को दिशा की समझ थी, खगोल का ज्ञान था और उन्हें यह भी पता था कि पृथ्वी गोल है। स्तंभ पर लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक कोई जमीनी रुकावट नहीं है। आज के उपग्रहों ने साबित कर दिया है कि यह बात सही थी। यानी ये कोई प्रतीकात्मक बात नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल समुद्री जानकारी थी। इसका मतलब साफ है, सोमनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं था, वो जहाजों की दिशा तय करने, समुद्री रास्तों को समझने और नेविगेशन का भी एक अहम बिंदु था। भारत की यही पारंपरिक समुद्री समझ हमेशा से बाहरी ताकतों की नजर में रही, चाहे वो मुगल शासक हों या बाद में आने वाले ब्रिटिश उपनिवेश।
सोमनाथ के बाद यही कहानी पूरे पश्चिमी तट पर दोहराई गई। भरूच, कोंकण और सौराष्ट्र के पुराने व्यापारिक नगर धीरे धीरे दबाव में आने लगे। दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल साम्राज्य मूल रूप से जमीन पर टिकी हुई ताकतें थीं। उनकी शक्ति खेतों, किलों, दुर्ग और सेनाओं में थी, समुद्र में नहीं। उन्होंने कभी एक मजबूत और संगठित नौसेना खड़ी करने की गंभीर कोशिश भी नहीं की। यहां तक कि मुगलों को अपनी हज यात्राओं की सुरक्षा के लिए भी विदेशी नाविकों और बेड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी समुद्र उनके लिए शक्ति स्थापित करने का क्षेत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसे दूसरों के भरोसे छोड़ा जा सकता है। और यही दूरी धीरे धीरे भारत को उसके समुद्र से और दूर ले जाती गई। इसीलिए मैंने कहा कि सोमनाथ की घटना सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं थी, वो असल में एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का पहला बड़ा हमला था। 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं दोबारा सोमनाथ पहुंची तो मंदिर फिर तोड़ा गया और गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। इसके साथ ही केवल एक धार्मिक स्थल नहीं गिरा, बल्कि उस पूरे समुद्री तंत्र पर पहला अस्थायी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हुआ। खंभात और सूरत जैसे बंदरगाह, जो कभी हिंदू व्यापारी गिल्ड्स और मंदिर नेटवर्क के सहारे चलते थे, अब मुस्लिम सत्ता के अधीन आ गए। ये बदलाव अचानक तो नहीं था, लेकिन निर्णायक जरूर साबित हुआ। 14वीं सदी में गुजरात सल्तनत स्वतंत्र हुई, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं था कि समुद्री व्यवस्था पुरानी हो गई। व्यापार अब इस्लामी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। बंदरगाह वही थे, समुद्र वही था, लेकिन नियंत्रण की भाषा बदल चुकी थी। हिंदू मंदिर आधारित नेटवर्क, जो डिसेंट्रलाइज्ड और समुदाय आधारित था, धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगा। 15वीं सदी में यह प्रक्रिया और आगे बढ़ी जब बहमनी सल्तनत और उससे निकले आदिल शाही ने कोंकण और गोवा पर कब्जा कर लिया। वही गोवा जो कभी कदम और फिर विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, अब मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। पश्चिमी तट पर हिंदू समुद्री प्रभुत्व की आखिरी बड़ी कड़ी भी यहीं पर टूट गई। जहां जहां इस्लामी व्यापारिक प्रभाव पहुंचा, वहां केवल बिजनेस नहीं पहुंचा, मस्जिदें बनी, सराय बनी और स्थायी समुदाय बसाए गए। ये केवल इस्लाम का प्रसार नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी बेस्ड ट्रेड सिस्टम का विस्तार था। इन व्यापारियों को खलीफाओं और इस्लामी सत्ता केंद्रों का राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, जिससे लंबी समुद्री यात्राएं सुरक्षित हो सकी। हिंद महासागर अब सिर्फ व्यापार का मार्ग नहीं रहा, वो एक राजनीतिक धार्मिक नेटवर्क का विस्तार बन गया। और ठीक इसी समय एक और निर्णायक बदलाव भी हुआ। भारतीय सभ्यता समुद्र से मानसिक रूप से कट चुकी थी। इसी वजह से जब 15वीं सदी में पुर्तगाली गोवा पहुंचे तो उन्हें किसी संगठित भारतीय नौसेना का सामना करना ही नहीं पड़ा। 1498 में जब वास्को डी गामा गोवा के रास्ते भारत पहुंचा तो वो एक ऐसे समुद्र से दाखिल हुआ जो कभी भारतीय जहाजों से भरा रहता था, लेकिन अब वो लगभग खाली था। पुर्तगाली केवल व्यापार करने नहीं आए थे, वो समुद्र पर राज करने आए थे, वो लॉर्ड ऑफ द सी बनने आए थे। और 16वीं शताब्दी में उनके प्रवेश ने पुराने हिंदू नेतृत्व वाले समुद्री नेटवर्क को लगभग समाप्त कर दिया। 11वीं से 16वीं सदी के बीच घटित घटनाओं की ये श्रृंखला दिखाती है कि पश्चिमी तट पर स्थित हिंदू शक्तियों को एक साथ नहीं बल्कि किश्तों में समुद्री मार्गों से बेदखल किया गया। पहले प्रतीक टूटा, फिर संस्थान कमजोर हुए, फिर प्रशासन बदला और अंत में समुद्र ही हाथ से निकल गया। जो काम महमूद गजनी ने प्रतीकात्मक रूप से शुरू किया था, उसे यूरोप ने संरचनात्मक रूप से पूरा किया। भारत को उसके ही समुद्र से काट दिया गया। इस पूरी कहानी में दो अलग अलग नेटवर्क का टकराव भी साफ दिखाई देता है। एक था हिंदू टेम्पल नेटवर्क, जो विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज था, मंदिरों, नगरों और व्यापारी गिल्ड्स के सहारे चलता था और नियमों और परंपरा पर आधारित था। दूसरा था इस्लामी नेटवर्क, जो सेंट्रलाइज था, जिसे राज्य का समर्थन हासिल था और व्यापार को सत्ता विस्तार का हथियार मानता था। पहला मॉडल समय के साथ जड़ें जमाता था, दूसरा तलवार के साथ आगे बढ़ता था। पहला टिकाऊ था और दूसरा हिंसक और आक्रामक। और यही कारण था कि पहला टूटकर भी स्मृति में बचा रहा, जबकि दूसरा हमला करता रहा। इसके बाद की सदियों में भारतीय तट के एक एक जेम्स विदेशी हाथों में चले गए, कभी खिलजी, कभी गुजरात सल्तनत और आखिर में पुर्तगाली। परिणाम ये हुआ कि भारत सदियों के लिए समुद्री प्रभुत्व से वंचित हो गया। गजनी से लेकर यूरोप तक एक ही रणनीति दोहराई गई, हिंदू नेटवर्क के प्रतीकों और नोट्स को तोड़ो और भारत को उसके समुद्र से काट दो। 1951 में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस समुद्री भारत की स्मृति को वापस लाने का प्रयास था, जिसे सदियों पहले रणनीतिक रूप से मिटा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे सभ्यतागत आत्मविश्वास की वापसी मानते थे, जबकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो इसे भारत के सेकुलर ढांचे के लिए खतरा मानते थे। इस कारण वो हमेशा आशंकित ही रहे, और यह आशंका दरअसल उस आत्मविश्वास की थी जो समुद्र के रास्ते फिर लौट सकता था। एल बेरूनी ने बहुत पहले लिखा था कि हिंदू अपने राज्य हार सकते हैं, अपने देवता नहीं। आज इसे थोड़ा और आगे बढ़ाकर कहा जा सकता है कि हिंदू सभ्यता को समुद्र से काटा जा सकता है, लेकिन समुद्र की स्मृति उससे छीनी नहीं जा सकती। सोमनाथ से गोवा तक की यह कहानी सिर्फ मंदिर बना मस्जिद की नहीं है, यह उस क्षण की कहानी है जब एक सभ्यता को समझ में आ गया कि उसे हराने के लिए पहले उसे उसके समुद्र से अलग करना होगा। मुगलों के आक्रमणों और उसके बाद की राजनीतिक प्रक्रियाओं में सोमनाथ से गोवा तक भारत को धीरे धीरे समुद्र से काट दिया गया, लेकिन इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। सभ्यताएं गिरती नहीं है, वे बस एक लंबे अंतराल लेती हैं। इसलिए अगर आज हम इंडो पैसिफिक में भारत की मौजूदगी को सही संदर्भ में देखें तो ये कोई अचानक पैदा हुई रणनीति नहीं लगती।
ये उस यात्रा की वापसी जैसी महसूस होती है जो लगभग 1000 साल से अधूरी पड़ी हुई थी। आज जब भारत इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करता है तो अक्सर इसे या तो अमेरिकी रणनीति का विस्तार मान लिया जाता है या चीन विरोधी गठबंधन के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन ये नजरिया अधूरा ही है। इंडो पैसिफिक दरअसल वही भू क्षेत्र है जहां कभी भारतीय व्यापार, संस्कृति और नौसैनिक प्रभाव बिना किसी औपनिवेशिक झंडे के फैला हुआ था। भारत के लिए ये कोई नया मंच नहीं है, ये तो वही पुराना समुद्री संसार है जिसे हमने बीच में भुला दिया था। चोल साम्राज्य की नौसैनिक यात्राएं दक्षिण पूर्व एशिया में आज भी खड़े भारतीय मंदिर और संस्कृत तमिल शिलालेख इस बात के ठोस प्रमाण है कि भारत कभी केवल कॉन्टिनेंटल स्टेट नहीं था, वो एक मैरीटाइम सिविलाइजेशन था। इतिहासकार नीलकांत शास्त्री और आरसी मजुमदार बताते हैं कि चोल नौसेना ने श्रीलंका, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप तक सैन्य अभियान तो चलाए ही, साथ ही साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों को भी सुरक्षित किया। ये कोई औपनिवेशिक कब्जा नहीं था, ये कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का मॉडल था। ये मॉडल पश्चिमी भारत में मंदिर आधारित समुद्री नेटवर्क के रूप में दिखता था। समुद्र या नियंत्रण का माध्यम था, अधिकार थोपने का साधन नहीं था। इसीलिए भारत की मौजूदगी समुद्रों में थी, लेकिन भारतीय साम्राज्य समुद्रों पर कभी नहीं थोपे गए। भारत का समुद्री स्वभाव वर्चस्व का नहीं, प्रवाह का रहा है। लेकिन गजनी से गोवा तक जिस ऐतिहासिक प्रक्रिया ने भारत को समुद्र से काटा, उसका सबसे गहरा असर यह हुआ कि भारत ने अपनी मैरीटाइम इमेजिनेशन ही खो दी। मुगल काल में शक्ति जमीन पर केंद्रित रही, समुद्र या तो अनदेखा किया गया या दूसरों के भरोसे छोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने तो आते ही इस दूरी को स्थायी बना दिया, समुद्र को भारतीय चेतना से लगभग अलग कर दिया गया। यही कारण है कि आजादी के बाद भी भारत दशकों तक एक लैंड ऑब्सेस्ड स्टेट बना रहा। 21वीं सदी में परिस्थितियां बदली। चीन का समुद्री विस्तार, साउथ चाइना सी का सैन्यीकरण और हिंद महासागर में बढ़ती चीनी मौजूदगी ने भारत को वही सवाल फिर याद दिलाए जिसे सोमनाथ के बाद धीरे धीरे भुला दिया गया था कि आखिर समुद्र किसका है। यहीं से भारत की इंडो पैसिफिक सोच के सही मायने समझ आते हैं। भारत आज इंडियन ओशियन रीजन में जिस तरह से नेवल पार्टनरशिप बना रहा है, क्वाड जैसे ढांचों में शामिल हो रहा है और अपनी नौसेना को कैरियर सेंट्रिक कर रहा है, यह किसी पश्चिमी एजेंडे की नकल नहीं है, यह हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी की वापसी है। एनएस विक्रांत या अंडमान निकोबार कमान केवल सैन्य ठिकाने नहीं है, वह इस टूटे हुए समुद्री भारत के प्रतीक हैं जो दोबारा खड़ा हो रहा है। इंडो पैसिफिक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला वही विशाल क्षेत्र है जहां आज दुनिया का आधे से ज्यादा व्यापार, एनर्जी सप्लाई और आर्थिक गतिविधि केंद्रित है। भारत इसे फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत प्रभुत्व चाहता है, बल्कि ये है कि कोई एक ताकत समुद्र को अपनी जागीर न बना ले। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांग्री-ला डायलॉग में इसी दृष्टि को स्पष्ट शब्दों में रखा था। उन्होंने इंडो पैसिफिक को वो जगह बताया जहां सभी देश प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साथ आ सकते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि भारत आज रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। उसका सीधा अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नियम चले, मनमानी नहीं। ये वही मॉडल है जो कभी हिंदू टेम्पल नेटवर्क में था, जहां व्यापार नियमों से चलता था, तलवार से नहीं, जहां समुद्र संपर्क का माध्यम था, वर्चस्व का नहीं। भारत की कोशिश यही है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, व्यापार बढ़े और कोई दबंगई न करे। यही कारण है कि भारत का इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण अमेरिका या चीनी मॉडल से अलग दिखता है। चीन जहां समुद्र को हार्ड पावर समझता है और कर्ज के जाल से नियंत्रित करना चाहता है, वहीं भारत कल्चरल फैमिलियरिटी, ट्रेड कंटिन्यूटी और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट पर जोर देता है। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये प्राचीन समुद्री सभ्यता की घर वापसी है। अगर सोमनाथ उस क्षण का प्रतीक था जब भारत को समुद्र से काटा गया, तो इंडो पैसिफिक में भारत की वापसी उस क्षण का संकेत है जब एक सभ्यता अपनी अधूरी कहानी को फिर से लिखना शुरू करती है। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि जो सभ्यता कभी हिंद महासागर की धड़कन थी, वो हमेशा के लिए किनारे पर नहीं रह सकती। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, सोमनाथ का टूटना भारत की समुद्री हार नहीं था, लेकिन उसी क्षण से समुद्र भारत की कहानी से बाहर होना शुरू हो गया। आज जो लौट रहा है वो समुद्र नहीं है, वो भारत की वही भूली हुई सभ्यतागत आदत है। यही हमारी मैरीटाइम मसल मेमोरी है और शायद इसी स्मृति का पर्व आज हम सोमनाथ में मना रहे हैं। देखते रहिए ऑफ इंडिया। धन्यवाद।